गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम राज्यसभा के कार्य और शक्तियों के बारे में अध्ययन करते हैं। हम जानते हैं कि भारतीय संसद के दो सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। आज हम राज्यसभा के बारे में, इसकी शक्तियाँ और कार्य के बारे में चर्चा करते हैं। राज्यसभा की रचना लोकसभा के सहयोगी और सहायक सदन के रूप में की गई है। राज्यसभा के कौन कौन से कार्य एवं शक्तियाँ हैं वो निम्न प्रकार से हैं। सर्वप्रथम आती है राज्यसभा की विधायी शक्तियाँ अर्थात लेजिस्लेटिव पावर्स। लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा भी विधि निर्माण संबंधी कार्य करती है। संविधान के द्वारा अवित्तीय विधेयकों के संबंध में लोकसभा और राज्यसभा को समान शक्तियां प्रदान की गई हैं। अवित्तीय विधेयक लोकसभा या राज्यसभा दोनों सदनों में से किसी भी सदन में पहले प्रस्तावित किया जा सकता है। मान लो कोई विधेयक जो है वो वित्तीय विधेयक नहीं होकर के अवित्तीय विधेयक है, तो वह दोनों सदनों में से किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है और दोनों सदनों से पारित होने के बाद ही राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर करने के लिए भेजा जाता है। व्यवहार में स्थिति यह है कि सामान्यतः सभी विधेयक, महत्वपूर्ण विधेयक लोकसभा में ही प्रस्तावित किए जाते हैं, राज्यसभा में नहीं। लेकिन यदि दोनों सदनों में किसी विधेयक के संबंध में मतभेद उत्पन्न हो जाए, यानी दोनों में विवाद उत्पन्न हो जाए, तो राष्ट्रपति के द्वारा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। विधेयक एक सदन द्वारा स्वीकार किए जाने के बाद यदि 6 महीने की अवधि के अंदर दूसरे सदन के द्वारा उसे स्वीकार नहीं किया जाता है तो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। अब दोनों में मतभेद उत्पन्न हो गए किसी विधेयक के संबंध में और दूसरे सदन द्वारा उसे 6 महीने तक अगर पारित नहीं किया जाता है तो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा के स्पीकर के द्वारा की जाती है, यानी लोकसभा का जो स्पीकर अध्यक्ष होता है उसके द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है। और संयुक्त बैठक में विधेयक के भाग्य का निर्णय बहुमत के आधार पर ही किया जाता है। अगली शक्ति आती है संविधान संशोधन की शक्ति। संविधान संशोधन के संबंध में राज्यसभा को लोकसभा के समान ही शक्ति प्राप्त है। संविधान में संशोधन का विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है और संशोधन प्रस्ताव तभी स्वीकृत समझा जाएगा जबकि उसे संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग अपने कुल बहुमत तथा उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित कर दिया जाए या पारित कर दिया गया हो। संशोधन प्रस्ताव पर संसद के दोनों सदनों में असहमति होने पर संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसी स्थिति में संशोधन प्रस्ताव गिर जाएगा। सीधी सी बात यह है कि मान लो संविधान संशोधन से संबंधित कोई विधेयक है, अगर दोनों सदनों में उसके ऊपर मतभेद उत्पन्न हो गया है, विवाद उत्पन्न हो गया है, तो संशोधन जो प्रस्ताव है उसके अंतर्गत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का कोई भी प्रावधान नहीं है और ऐसी स्थिति में वह संशोधन प्रस्ताव किया जाता है, सदन में गिर जाता है। तीसरी शक्ति आती है इसकी वित्तीय शक्ति, फाइनेंशियल पावर। राज्यसभा को कतिपय महत्वहीन वित्तीय शक्तियां भी प्राप्त हैं। यद्यपि संविधान द्वारा ही इस संबंध में राज्यसभा को लोकसभा की तुलना में निर्बल स्थिति प्रदान की गई है। संविधान के अनुसार वित्त विधेयक पहले लोकसभा में ही प्रस्तावित किए जाते हैं। लोकसभा द्वारा स्वीकृत होने पर वित्तीय विधेयक
राज्यसभा में भेजे जाएंगे, जिसके द्वारा अधिक से अधिक 14 दिन तक इस विधेयक पर विचार किया जा सकेगा। राज्यसभा वित्त विधेयक के संबंध में अपने सुझाव लोकसभा को दे सकती है, लेकिन ये लोकसभा की इच्छा पर निर्भर है कि वह उन प्रस्तावों को माने या न माने। इस दृष्टि से भारत की राज्यसभा की स्थिति ब्रिटेन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स से भी निर्बल है, क्योंकि हाउस ऑफ लॉर्ड्स के द्वारा वित्त विधेयक पर 1 माह तक विचार किया जा सकता है। तो वित्तीय शक्तियाँ तो प्राप्त हैं, लेकिन लोकसभा की तुलना में बहुत ही कम वित्तीय महत्व ही शक्ति प्राप्त है, क्योंकि वित्त विधेयक के संबंध में राज्यसभा केवल और केवल 14 दिन तक ही विधेयक को रोक सकती है, यानी विचार कर सकती है। उसके बाद ऑटोमेटिक वो विधेयक पारित मान लिया जाता है, और पहले जो वित्त विधेयक होता है वो लोकसभा में ही प्रस्तावित किया जाता है। अगली शक्ति आती है कार्यपालिका शक्ति, एग्जीक्यूटिव पावर्स। संसदात्मक शासन व्यवस्था में मंत्रिपरिषद संसद के लोकप्रिय सदन के प्रति ही उत्तरदायी होती है। अतः भारत में भी मंत्रिपरिषद केवल लोकसभा के प्रति ही सामूहिक रूप से उत्तरदायी है, न कि राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं है। राज्यसभा के सदस्य मंत्रियों से प्रश्न तथा पूरक प्रश्न तो पूछ सकते हैं और उनकी आलोचना भी कर सकते हैं, परंतु उन्हें अविश्वास प्रस्ताव द्वारा मंत्रियों को हटाने का अधिकार नहीं है। यह अधिकार केवल और केवल लोकसभा को ही प्राप्त है। अतः कार्यकारिणी पर नियंत्रण की दृष्टि से लोकसभा राज्यसभा की तुलना में निश्चित रूप से अधिक शक्तिशाली सदन है। अब इसकी कुछ राज्यसभा की विविध शक्तियाँ भी आती हैं। राज्यसभा को कुछ अन्य शक्तियाँ भी प्राप्त हैं, जिनका प्रयोग वह लोकसभा के साथ मिलकर करती है। ये शक्तियाँ और कार्य निम्न प्रकार से हैं। नंबर 1, विविध शक्तियों में नंबर 1 आती है राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। नंबर 2, राज्यसभा के सदस्य लोकसभा सदस्यों के साथ मिलकर उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। नंबर 3, राज्यसभा लोकसभा के साथ मिलकर राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश तथा कुछ अन्य पदाधिकारियों पर महाभियोग लगा सकती है। महाभियोग केवल तभी पारित समझा जाता है जब दोनों सदन इस प्रकार के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते हैं। नंबर 4, राज्यसभा लोकसभा के साथ मिलकर बहुमत से प्रस्ताव पास कर उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटा सकती है। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव प्रथम बार राज्यसभा में ही पारित होकर लोकसभा के पास जाता है। अगली शक्ति नंबर 5, 1 माह से अधिक की अवधि तक यदि आपातकाल लागू रखना हो तो इस प्रकार के प्रस्ताव का अनुमोदन लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों से होना आवश्यक है। लोकसभा के विघटन की स्थिति में केवल राज्यसभा का अनुमोदन ही आवश्यक है। आपातकाल में मौलिक अधिकारों के निलंबन के लिए दिए गए आदेश को भी यथाशीघ्र संसद के दोनों सदनों के समक्ष सामने रखा जाना चाहिए, आवश्यक है। और इसकी कुछ विशेष अधिकार आते हैं। इसके पास कुछ विशेष शक्तियाँ भी हैं किसके पास, जो राज्यसभा को प्राप्त हैं और लोकसभा को प्राप्त नहीं हैं। विशेष अधिकार यानी स्पेशल पावर्स, विशेष शक्तियाँ। राज्यसभा को 2 एक ऐसे अनन्य अधिकार या शक्तियाँ प्राप्त हैं जो लोकसभा को प्राप्त नहीं हैं और जिनका प्रयोग वह अकेले स्वयं करती है। इस प्रकार की शक्तियों का संबंध देश के संघीय ढांचे से है और राज्यसभा को राज्यों का एकमात्र प्रतिनिधि होने के नाते ये शक्तियां प्राप्त हैं। जिसमें नंबर 1 आता है अनुच्छेद 249 और नंबर 2 में आता है अनुच्छेद 312। अब ये दोनों अनुच्छेद 249 और 312 हैं क्या? तो अनुच्छेद 249 के अनुसार राज्यसभा उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले 2/3 सदस्यों के बहुमत से राज्य सूची के किसी विषय को
राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है। राज्यसभा द्वारा ऐसे प्रस्ताव पास कर दिए जाने पर संसद उस विषय पर कानून का निर्माण कर सकती है। ऐसा प्रस्ताव प्रारंभिक में 1 वर्ष के लिए लागू होता है, लेकिन यदि राज्यसभा चाहे तो हर बार इसे 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। यानी कि अनुच्छेद 249 में यही कहा गया है, यदि राज्यसभा किसी विषय को राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दे तो संसद उस विषय पर कानून बना सकती है। दूसरी शक्ति आती है अनुच्छेद 312। अनुच्छेद 312 के अनुसार राज्यसभा ही अपने 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास कर नई अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित करने का अधिकार केंद्रीय सरकार को दे सकती है। राज्यसभा जब तक इस प्रकार का प्रस्ताव पारित नहीं कर दे तब तक संसद या भारत सरकार किन्हीं नवीन अखिल भारतीय सेवाओं की व्यवस्था नहीं कर सकती। इस प्रकार राज्यसभा की शक्तियों का अध्ययन से स्पष्ट होता है कि राज्यसभा न केवल द्वितीय सदन वरन द्वितीय महत्व का सदन ही है। शक्तियों की दृष्टि से इसकी स्थिति ब्रिटिश लॉर्ड सभा और अमेरिकी सीनेट के बीच में ही कही जा सकती है। पायली के शब्दों में राज्यसभा एक निरर्थक सदन या व्यवस्थापन पर केवल रोक लगाने वाला सदन ही नहीं है, वास्तव में राज्यसभा शासन तंत्र का एक आवश्यक अंग है, केवल दिखाने मात्र का दूसरा सदन नहीं है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा का भी अपना महत्व है। धन्यवाद।